देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर पढ़ा था, जिसमें हमने देखा, थोड़ा सा इस पर बात करते हैं, जिसमें हम लोगों ने बात की कि भाई देखो, एक स्केलेटल मसल जो है वो, उसके ऊपर एक लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होती है जिसको हम एपिमीसियम बोलते हैं। ठीक है, स्केलेटल मसल के बाहर एक लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होती है जिसको एपिमीसियम बोलते हैं। वो स्केलेटल मसल बना होता है बहुत सारे स्केलेटल बंडल्स से। ये स्केलेटल बंडल है जिसको फेसिकल बोलते हैं। और उस मसल बंडल के बाहर भी एक लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होती है जिसको पेरिमीशियम बोलते हैं। उस मसल वो मसल बंडल भी बहुत सारे मसल फाइबर यानी कि मसल सेल जिसको बोल रहे हैं उससे बना है, जिसको एंडोमीसियम बोलते हैं। ठीक है, एंडोमीसियम बोल मतलब, सॉरी, ये वो मसल बंडल भी बना है बहुत सारे मसल फाइबर से जिसको मसल सेल बोल रहे हैं। और उस मसल फाइबर के बाहर भी लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है जिसको एंडोमीसियम बोल रहे हैं। तो क्या मतलब समझ आया कि स्केलेटल मसल बना है मसल बंडल से, मसल बंडल बना है मसल फाइबर से। और इससे ऊपर भी है कि मसल फाइबर जो है ना, फर्दर कहाँ लिखा है मैंने, मसल फाइबर मायोफिलामेंट से मिलकर बना है। ठीक है, मायोफिब्रिल्स, मसल फाइबर बना है मिलकर, किससे मिलकर बना है, मायोफिब्रिल से। और मायोफिब्रिल के दो पोर्शन है। एक पोर्शन है जिसमें थिन फिलामेंट है, एक पोर्शन है जिसमें थिक फिलामेंट है। थिन फिलामेंट को एक्टिन बोलते हैं और थिक फिलामेंट को मायोसिन। और ये जरूर याद रखना कि स्केलेटल मसल के बाहर जो लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है वो एपिमीसियम, मसल बंडल के बाहर जो लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है वो पेरीमीसियम, और मसल फाइबर के बाहर जो लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है वो एंडोमीसियम। ठीक है, मसल बोन से जुड़ा होता है विद द हेल्प ऑफ टेंडन, और बोन बोन से जुड़ा होता है विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट। मसल फाइबर क्योंकि सेल है तो सेल की एक सेल मेम्ब्रेन होगी जिसको सार्कोलेमा बोलेंगे। साइटोप्लाज्म होगा जिसको सार्कोप्लाज्म बोलेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कैल्शियम कंटेन करेगा उसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। और जैसा मैंने बताया, इट विल कंटेन मायोफिब्रिल which is arranged in parallel lines, dark and light lines are because of two proteins, actin and myosin protein. Actin is the thin filament, myosin is the thick filament. सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की जहां तक बात है, इसके पास कोलाजन फाइबर्स होंगे। इतनी हम लोग बात कर चुके हैं। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। ठीक है, एक्टिन एंड मायोसिन देखते हैं। ठीक है, जैसा मैंने बताया, स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन ना, सबसे पहले इनका अरेंजमेंट देखते हैं कि ये जो एक्टिन होता है, एक्टिन फिलामेंट्स, एक्टिन वो होता है थिन फिलामेंट, और मायोसिन होता है थिक फिलामेंट। इतना डिफरेंस है। एक्टिन इज थिन फिलामेंट और मायोसिन इज थिक फिलामेंट। ठीक है, तो इसी क्योंकि ये थिन फिलामेंट है, तो जो लाइट वाली लाइंस बनेंगी, है ना, लाइट लाइंस बनेंगी, या जिनको लाइट बैंड्स बोलते हैं, लाइट लाइंस बनेंगी या फिर जिनको लाइट बैंड्स बोलते हैं, वो किस वजह से बनेंगी, एक्टिन की वजह से। सेम वे, जो डार्क लाइंस बनेंगी या जिनको डार्क बैंड्स बोलते हैं, वो बनेंगी किस वजह से, वो बनेंगी मायोसिन की वजह से। ठीक है, जो लाइट लाइंस होंगी, ठीक है, या बैंड होगा, ठीक, इसको बोलते हैं, इट इज थोड़ा सा, इट इज मोनो रिफ्रैक्टिव, इट इज मोनो रिफ्रैक्टिव
रिफ्रैक्ट करती है इन पोलराइज्ड लाइट, इन पोलराइज्ड लाइट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग आइसोट्रॉपिक। ये जो लाइट लाइंस या लाइट बैंड बनती है, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोट्रॉपिक बैंड। ठीक है, क्या बोल देते हैं, आइसोट्रॉपिक बैंड। सही है। हम्म। और वहीं यहाँ पे जो बैंड बनता है उसको बोलते हैं एन आइसो, एन आइसोट्रॉपिक बैंड। यही डार्क लाइंस एनाइसोट्रॉपिक बैंड बनाती हैं। अब मैंने आपको कल बताया कि ये जो मायोट्यूबिल्स होते हैं ये पैरेलली अरेंज्ड होते हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं इसके पास, डार्क लाइन जो जिनको मायोसिन बोल रहे हैं, और लाइट लाइन जिनको एक्टिन बोल रहे हैं। क्योंकि ये प्रोटीन इस तरह से अरेंज्ड है कि ये डार्क और डार्क, ऐसे बोल सकते हैं कि ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये वाला अरेंजमेंट इसको, अब तो हम इतने की बात कर रहे हैं ना, इसको उठाते हैं। कॉपी। है ना। देख रहे हो, ये लाइट और डार्क इस तरह से बैंड्स बन रहे हैं, है ना। ये लाइट, ये वाला जो है ये मायोसिन है, विच इज द थिक फिलामेंट। ये जो है वो थिन फिलामेंट है, ये थिन फिलामेंट है, ये थिन फिलामेंट है। सेंटर में ये जो देख रहे हो मायोसिन, वो थिक फिलामेंट है। तो इस तरह से जब लाइंस बनेंगी, डार्क बैंड, आपको यहाँ पे भी पता चल रहा है। ये वाला बैंड बताओ क्या है, मतलब ये वाला क्या है, मायोसिन है एक्टिन है, ये क्या है? मायोसिन। मायोसिन। और ये ये क्या है, एक्टिन। ये एक्टिन है ना। ऐसे पता चल रहा है हमको। तो इसका मतलब एक्टिन मायोसिन तो पता चल रहा है, जब ये इस तरह से पैरेलली अरेंज्ड होंगे, तो मुझे ये बताओ, क्या आपको जब ये पैरेलली ऑल्टरनेट मैनर में अरेंज्ड होंगे, ठीक है, तो क्या आपको धारियां दिखाई देंगी कि नहीं दिखाई देंगी, यस सर। है ना। धारियों जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा। और यही तो आपने कल पढ़ा था कि स्केलेटल मसल्स आर स्ट्रिएटेड, ये हमने कल पढ़ा था, स्ट्रिएशंस, स्केलेटल मसल्स आर स्ट्रिएटेड। तो अब आपको रीजन समझ आया, ठीक है, स्केलेटल मसल स्ट्रिएटेड क्यों होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये पैरेलली अरेंज्ड है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये पैरेलली अरेंज्ड है, डार्क और लाइट लाइंस। अब डार्क और लाइट लाइंस क्योंकि पैरेलली अरेंज्ड है, उस वजह से क्या देखने को मिल रहा है आपको, क्योंकि ये दोनों पैरेलली अरेंज्ड है, इस वजह से आपको स्ट्रिएशंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, स्ट्रिएशंस, स्ट्रिएशंस देखने को मिलेंगे। समझ आया कि नहीं। यस सर। ठीक है, यस ये सर। ध्यान, स्ट्रिएशंस। भव्या ठीक हो अब तुम, फीवर ठीक तुम्हारा। भैया कफ हो रहा है बहुत ज्यादा मेरे को। कफ के टाइम पे ना सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। चलो ध्यान रखो। क्या बात कर रहे थे। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई हमको। अच्छा, तो आई बैंड, हमने बोला आई बैंड जो है वो कौन बनाता है, आई बैंड यानी कि आइसोट्रॉपिक बैंड, है ना।
आई बैंड यानी कि आइसोट्रॉपिक बैंड। अब मुझे ये बताओ, आई बैंड कौन सा फिलामेंट बना रहा है? थिन फिलामेंट। और ए बैंड कौन बना रहा है? थिक फिलामेंट यानी कि मायोसिन। इतना क्लियर हुआ? आई बैंड कौन बना रहा है? एक्टिन। और ए बैंड कौन बना रहा है? आंसर करो जल्दी। मायोसिन। मायोसिन बना रहा है ना? अब देखो क्या है कि एक सेंटर जो है वो आई बैंड के सेंटर में। आई बैंड यानी कि मैं बोलूं तो मेरा आई बैंड ये होना चाहिए, क्योंकि ये एक्टिन है। ये तो समझ आ रहा है, ये एक्टिन है कि नहीं? यस सर। हाँ। इस एक्टिन के आई बैंड के सेंटर में एक इलास्टिक फाइबर होती है। ये देखो लिखा है इलास्टिक फिलामेंट। इसके सेंटर में एक इलास्टिक फाइबर होती है, जिसको आप जेड लाइन या जेड डिस्क बोलते हो, जो इसको बाइसेक्ट करती है। समझ आया? ये जो यस थिन सर। फिलामेंट है ये फर्मली अटैच्ड होती है जेड लाइन से। ठीक है, थोड़ी सी अटैच्ड होती है जेड लाइन से ये थिन फिलामेंट्स, एक्टिन के फिलामेंट्स। ठीक है। वहीं अगर मैं बोलूं ये वाला ए बैंड, ये ए बैंड या फिर मायोसिन, ये ए बैंड भी आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है। और इनके सेंटर में कौन सी लाइन है? तो इनके सेंटर में एम लाइन है। समझ आया भाई? अगर मैं आपसे ये बोलूं कि थिन फिलामेंट के सेंटर में कौन सी लाइन है, तो क्या बोलोगे? थिन फिलामेंट के सेंटर में कौन सी लाइन है? जल्दी बोलो, सबका आंसर आना चाहिए। जेड। थिन फिलामेंट के सेंटर में कौन सी लाइन है? अरे बोलो, थिन फिलामेंट के सेंटर में कौन सी लाइन है? भैया जेड डिस्क नहीं। जेड लाइन है ना? और थिक फिलामेंट के सेंटर में कौन सी लाइन है? एम एम। लाइन। इसको यहाँ पर भी आप देख सकते हो। ये थिन फिलामेंट है, थिन फिलामेंट के सेंटर में ये जिगजैग जेड लाइन है। और ये थिक फिलामेंट है, थिक फिलामेंट के सेंटर में एम लाइन है, बस। ठीक है। अब देखते हैं जरा ध्यान से, इसको समझते हैं ना। जेड डिस्क को क्या बोल रहा है, जेड डिस्क को कैसे डिफाइन किया जा रहा है? देखो, कहता है कि इन द सेंटर ऑफ आई बैंड या ए बैंड, आई बैंड। आई आई बैंड। बैंड। इज एन इलास्टिक फाइबर। इलास्टिक फाइबर है जिसको आप इलास्टिक फाइबर है जिसको आप जेड लाइन बोलते हो, जिसको आप जेड लाइन बोलते हो, जो इसको बाइसेक्ट करती है, विच बाइसेक्ट्स इट। ठीक है। ओके। ऐसे ही हम डिफाइन करेंगे एम लाइन को। ऐसे ही हम डिफाइन करेंगे एम लाइन को। तो कहता है कि थिक फिलामेंट्स यानी कि मायोसिन, थिक फिलामेंट्स इन द ए बैंड, thick filaments in the A band are also held together in the middle of this band, in the middle of this band by a thin membranous by a thin membranous
बाय अ थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइब्रस मेम्ब्रेन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम लाइन। तो यहाँ हमको समझ आया क्या होता है जेड लाइन और क्या होता है एम लाइन। ठीक है। ये ए और आई बैंड ऑल्टरनेटिवली पूरे लेंथ ऑफ मायोफिब्रिल में फैले हुए होते हैं, ये हमें पता चला। दो जेड लाइन, दो जेड लाइन के बीच का जो स्पेस होता है, आपको यहाँ दिख रहा है? दिख रहा है? ये वाली जेड लाइन, दो जेड लाइन दिख रही है क्या अपने को? एक जेड लाइन ये, दूसरी जेड लाइन ये, दिख रही है? यस सर। दो जेड लाइन, मैंने बोला आई बैंड के बीच में जेड लाइन होगी, और दो जेड लाइन के बीच का जो स्पेस होता है, बीच की जो जगह है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो। सार्कोमियर। क्या बोलते हैं उसको हम? सार्को सर। सार्कोमियर। सार्कोमियर। सार्कोमियर बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये बात। सार्कोमेयर बोलते हैं। ठीक। अब इस सार्कोमेयर को डिफाइन करते हैं। सार्कोमेयर। ठीक है? इस सार्कोमेयर को डिफाइन करते हैं। क्या है ये सार्कोमेयर? इंपॉर्टेंट है कि ये जो सार्कोमेयर है, दिस इज द पोर्शन ऑफ मायोफिब्रिल, द पोर्शन ऑफ द मायोफिब्रिल, मायोफिब्रिल का ही तो पोर्शन है, द पोर्शन ऑफ मायोफिब्रिल बिटवीन टू सक्सेसिव, लिखते जाना, लिख रहे हैं सभी? बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन्स, between two successive z line, it is called what? Sarcomere। ध्यान रखना। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, सार्कोमेयर, सार्कोमेयर इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। इसको फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, इसको बोलते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। सार्कोमेयर इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, फिर स्केलेटल मसल के लिए, स्केलेटल मसल तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस हिसाब से, मसल फाइबर जो है, ये होनी चाहिए कि नहीं? उसको हम लोग फंक्शनल यूनिट बोलते थे, इसको हम लोग बोलते हैं एनाटॉमिकल यूनिट। एनाटॉमिकल यूनिट, ठीक है, ऑफ स्केलेटल मसल, दिस इज द एनाटॉमिकल यूनिट। याद रहेगा? यस सर। ठीक है, दिस मसल फाइबर इज एनाटॉमिकल यूनिट, और ये सार्कोमेयर इज फंक्शनल यूनिट। इतना ध्यान रखना। अच्छा, ये जो जोन है, ये एक जोन है जहां पर एम लाइन प्रेजेंट है ना, ये एम लाइन है। एम लाइन के यहाँ पर सेंटर में एक जोन है। इस जोन को, थोड़ा सा डार्क है, इस जोन को हम लोग क्या बोलते हैं? एच जोन बोलते हैं। इस जोन को याद रखेंगे हम लोग, क्या बोलते हैं? एच जोन। ये वाला डायग्राम थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा जब हम एनसीईआरटी से देखेंगे। लेट्स ओपन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में ये डायग्राम दिया हुआ है, तो इसको निकालते हैं।
मिला ये डायग्राम? अब देखो, यहां पर आपको ये वाला जो बैंड है, क्या बोलेंगे? ये वाला जो बैंड है, ये जो बैंड है, इसका क्या नाम रखा जाए? बताओ जल्दी। एक्टिल। आई बैंड। आई एक्टिल बैंड। क्या है? आई बैंड। ठीक है। ये वाला जो बैंड है, ये क्या है? आई आई बैंड। बैंड। आई बैंड। आई बैंड के सेंटर में ये जो लाइन जा रही है, इस लाइन को क्या बोलेंगे? जेड लाइन। जेड लाइन। ये वाली अगेन लाइन, दिस इज अगेन, दिस इज अगेन व्हाट? जेड लाइन, है ना? इस इस जेड लाइन और इस जेड लाइन के बीच का जो गैप है, इसको क्या बोलते हैं? सार्कोमीटर। सार्कोमियर। सार्कोमेयर, विच इज द फंक्शनल यूनिट। दिस इज द फंक्शनल यूनिट। अच्छा, ये वाला जो बैंड है, इसका मतलब ये ये जो बैंड है, इसको क्या बोलेंगे? ए बोलो। बैंड। ए बैंड। ए बैंड। ए ए बैंड। बैंड बोलेंगे। ए बैंड बोलेंगे। ए बैंड के सेंटर में जो लाइन जा रही है, ठीक है, दिस इज व्हाट? दिस इज एम व्हाट? लाइन। दिस इज एम लाइन। एम लाइन तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक जोन दिख रहा है हमें, लाइट। एक लाइट जोन दिखा ना हमें। दिस जोन इज व्हाट? एच। एच। एच जोन। दिस इज एच जोन। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज एच जोन। सेंटर में एम लाइन होगी, अभी दिख नहीं रही है इसमें। ठीक है। ए बैंड समझ आ गया हमको, आई बैंड समझ आ गया, जेड लाइन, सार्कोमेयर, यही स्ट्रक्चर है, यही समझना था। ठीक है, बस क्लियर हो चुका है हमको। अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये हो गया। हम्म। अब सवाल आपसे क्या पूछा जाता है सार्कोमेयर के बारे में, कि बताइए एक सार्कोमेयर किन चीजों से कितने, एक सार्कोमेयर कितने आई बैंड से बनी है और कितने ए बैंड से बनी है? बताओ क्या बोलोगे? दो आई सार्को बैंड और एक ए बैंड। सार्कोमेयर सार्कोमेयर बनी है एक ए बैंड से। ये तो आपका आंसर सही है, एक ए बैंड से बनी है, प्लस कितने आई बैंड से मिलकर बनी है, ये सवाल है, यहाँ पे गड़बड़ करते आधा आधा, मतलब दोनों तरफ आधे आधे आई बैंड। हैं। दो हाफ आई बैंड से मिलकर बना है, ऐसा है कि नहीं? यस सर। अब इसको ये मैथ्स मत लगाना यहाँ पे, कि मैथ्स लगा के तुम करो कि भाई दो और दो कैंसर, यानी कि एक आई बैंड एक ए बैंड, ऐसा हो सकता है क्या? नो सर। दोनों, भाई ये दो और दो कटेगा नहीं, ये दोनों अलग अलग आई बैंड है, समझ आया? दोनों मिलके एक आई बैंड नहीं बना देंगे, है ना? ध्यान रखना। तो हमेशा जब भी आपसे पूछे कि एक सार्कोमेयर में कितने ए बैंड होते हैं, कितने आई बैंड होते हैं, तो आप यही बोलोगे कि एक ए बैंड होता है और दो हाफ आई बैंड होते हैं, इसका ये मतलब है। आपसे पूछे लेंथ ऑफ सार्कोमेयर कितना होता है, सार्कोमेयर की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? लेंथ ऑफ सार्कोमेयर, सार्कोमेयर की लेंथ कितनी होती है? तो आप बोलोगे 2.4 माइक्रोमीटर। ठीक है, 2.4 माइक्रोमीटर। ठीक है। अब अब 2.4 अगर एक सार्कोमेयर की लेंथ है, तब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ, अगर 2.4 माइक्रोमीटर की लेंथ है, 2.4 माइक्रोमीटर अगर सार्कोमेयर की लेंथ है, तो ए बैंड की लेंथ कितनी होनी चाहिए और आई बैंड की लेंथ कितनी होनी चाहिए?
ए बैंड की लेंथ होती है यहाँ पर 1.5 माइक्रोमीटर, 1.5 माइक्रोमीटर। और आई बैंड की लेंथ होती है यहाँ पर 1 माइक्रोमीटर। ये ध्यान रखना। ठीक। और कुछ कुछ फैक्ट्स हैं यहाँ पर जो बहुत जरूरी है कि एक मायोसिन फिलामेंट जनरली, एक मायोसिन फिलामेंट घिरा हुआ होता है, सराउंडेड होता है, ठीक है, बाय 6 एक्टिन फिलामेंट, बाय 6 एक्टिन फिलामेंट। ठीक है, बाय 6 एक्टिन फिलामेंट। कैसे काउंट करके कोई बता सकता है कि एक मायोसिन फिलामेंट इज सराउंडेड बाय, ये बात किस तरह से सही है? एक मायोसिन फिलामेंट देख, बताओ, देख के ही बता सकते हो। एक मायोसिन फिलामेंट इज सराउंडेड बाय 6 एक्टिन फिलामेंट। नहीं समझ आ रहा है कैसे? बताओ, देख के तो बता ही सकते हो यार। नहीं समझ आ रहा? स्वेच्छा, गुनगुन, सानिका। सर चार तो दिख रहे हैं, एक ऊपर होगा और एक इसके पीछे होगा। कुछ नहीं है ऐसा। अच्छा, पीछे होगा तो दिखाई नहीं देगा तुमको, सामने हम बनाते फिर तो। 4 दिख रहे हैं तुमको? ये एक हाँ, मायोसिन है। ये कितने, ये एक मायोसिन है, ये कितने एक्टिन से घिरा हुआ है? अभी तो चार। 4। 4। 1 2 3 4, ये 4 तो दिख गए आप लोगों को। यस साइड सर। वाले भी। ये भी तो है, हो गए ना 6? यस सर। है ना 6? अच्छा, सेम क्वेश्चन पूछता हूं मैं, ध्यान से सुनो। अगर मैं आपसे पूछूं, अब ध्यान से जवाब देना, कि वन एक्टिन फिलामेंट, बताओ अब, एक एक्टिन फिलामेंट कितने मायोसिन से घिरा हुआ है? इज सराउंडेड बाय डैश मायोसिन फिलामेंट। तुम लोग बताओ, मैं नहीं बता रहा हूं, जल्दी बताओ। डैश। प्लीज। जवाब दो सारे, क्या आंसर आ रहा है? 3। 3, है ना? कैसे? ये देखो, अगर मैं बात करूं इसकी, ये वाला एक्टिन है, एक ऊपर, एक नीचे, एक साइड में, है ना? तो 3 से घिरा हुआ है, 3 मायोसिन फिलामेंट है। ठीक है। अच्छा, आपसे अगर पूछे कि जेड जो डिस्क होती है, या जो जेड लाइन होती है, एक ही बात है, वो किससे बनी होती है? कौन से प्रोटीन की बनी होती है? ध्यान रखना, इट इज मेड अप ऑफ एक्टिनिन प्रोटीन। एक्टिनिन प्रोटीन। प्रोटीन। ठीक है, हुआ इतना क्लियर? बढ़े आगे? हो गया नोट? बोलो, इतना नोट हो गया? चलो यस आगे मैडम डिस्कस जी। करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन के स्ट्रक्चर पर आते हैं। तो एक्टिन और मायोसिन का जहां तक स्ट्रक्चर है, ठीक, सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन। एक्टिन विच इज थिन फिलामेंट। ठीक है। मायोसिन
विच इज थिक फिलामेंट। दोनों का एक एक करके स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। एक्टिन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो एक्टिन कहता है कि ये जो एक्टिन है, ये दो एक्टिन बना हुआ होता है दो एफ एक्टिन से। दो एफ एक्टिन से बना हुआ होता है। एफ एफ का क्या मतलब है? फिलामेंटस। दो फिलामेंटस एक्टिन से बना हुआ होता है। दो फिलामेंटस एक्टिन से बना होता है। ठीक है, दो फिलामेंटस एक्टिन। अब इसका डायग्राम भी देख लेते हैं क्या है कैसे है। हम्म, ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहे हैं दो एफ एक्टिन दिख रहे हैं। एक ये वाला लाइन जा रही है और एक ऊपर से लाइन जा रही है, ये वाला। ये एफ एक्टिन है ना एक, ये एक एफ एक्टिन हुआ। और दूसरा एफ एक्टिन ये वाला। क्या दो एफ एक्टिन दिख रहे हैं अपने को? यस बोलो। सर। हाँ, लेकिन ये एफ एक्टिन भी ये गोल गोल से ग्लोब्यूलर एक्टिन से मिलकर बने हैं। तो दिस इज व्हाट दिस एफ एक्टिन, व्हाट इज दिस एफ एक्टिन? ये जो एक एफ एक्टिन है, क्या है ये? दिस इज पॉलीमर, पॉलीमर ऑफ जी एक्टिन। जी का क्या मतलब है? ग्लोब्यूलर, ग्लोब्यूलर एक्टिन। ठीक है, ग्लोब्यूलर एक्टिन। बस। तो ये क्या हुआ फिर? दिस इज ग्लोब्यूलर एक्टिन। दिस इज ग्लोब्यूलर एक्टिन। अच्छा, फिर ये स्ट्रक्चर है एक। इसको यहां लिख देते हैं कि दिस इज द जी एक्टिन या ग्लोब्यूलर एक्टिन। ठीक। फिर यहां पर आपको एक थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक। दो फिलामेंट मिलेंगे, और दो फिलामेंट तो आपको एफ एक्टिन के मिले। दो और आपको यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेंगे? दो फिलामेंट दूसरे प्रोटीन के मिलेंगे, विच इज कॉल्ड ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे कि टू फिलामेंट्स, टू फिलामेंट्स ऑफ another protein, two filaments of another protein, that is tropomyosin, वो भी प्रेजेंट है। ठीक।
two filaments of another protein, that is tropomyosin, that runs close to the F actin throughout its length. ठीक। और यहाँ पर क्या है, एक और स्ट्रक्चर है यहाँ पर जिसको बोला गया ट्रोपोनिन। ये बहुत कमाल के स्ट्रक्चर है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। ट्रोपोनिन, तो ट्रोपोनिन के बारे में क्या है कि ये जो ट्रोपोनिन है, ठीक, ट्रोपोनिन है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। ट्रोपोनिन ट्रोपोनिन अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड विच इज प्रेजेंट ऑन, जो कहां पर प्रेजेंट होता है, ट्रोपोमायोसिन पर प्रेजेंट होता है बीच बीच में, यानी कि एट रेगुलर इंटरवल्स। तो ट्रोपोमायोसिन प्रेजेंट होता है, बस इतना क्लियर। तो हमें, हम जब एक्टिन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए, जब हम एक्टिन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि देखो, कि जो जी एक्टिन होता है उससे मिलकर बनता है एफ एक्टिन, और एक एक्टिन में कितने एफ एक्टिन होते हैं बताओ? दो फिलामेंटस एक्टिन होते हैं। जी एक्टिन मतलब ग्लोबुलर एक्टिन, तो ग्लोबुलर एक्टिन मोनोमर है, जो कि बहुत सारे ग्लोबुलर एक्टिन मिलके पॉलीमर जब बनाएगा तो वो हो गया आपका एफ एक्टिन। दैट्स इट, दैट्स हाउ एफ एक्टिन इज द पॉलीमर ऑफ जी एक्टिन, और दो एफ एक्टिन मिलकर एक्टिन बनाते हैं। एंड यहाँ पर दो और फिलामेंट है प्रोटीन के, जिनको बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन, जिनको बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन, राइट, जिनको बोल देते हैं ट्रोपोमायोसिन। और ट्रोपोमायोसिन पर एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन रेगुलर इंटरवल पर प्रेजेंट है, बीच बीच में आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये देखो, है ना, बीच बीच में यहाँ दिख रहा है आपको, पिक्चर्स, यहाँ यहाँ यहाँ। तो ये क्या है, ये कुछ और नहीं बल्कि ट्रोपोनिन है। अच्छा, ट्रोपोनिन का क्या रेलेवेंस है, क्यों है ये ट्रोपोनिन, क्या कर रहा है ये ट्रोपोनिन? तो जब ट्रोपोनिन प्रेजेंट होगा तो आप ये समझोगे कि जो एक्टिन है, या वो जो है वो रेस्टिंग स्टेज पर है, ठीक है, रेस्टिंग स्टेज पर है। रेस्टिंग स्टेट में ये ट्रोपोनिन लगा हुआ होता है, ठीक। ये किस स्टेट पर लगा हुआ होता है? रेस्टिंग स्टेट पर, ठीक, रेस्टिंग स्टेट पर जब भी ये प्रेजेंट होगा, रेस्टिंग स्टेट है मान लो, ये समझ आ जाता है, ठीक है। इस ट्रोपोनिन को थोड़ा और डेप्थ में पढ़ना जरूरी है, इस पर क्वेश्चन आते हैं कई बार। तो ट्रोपोनिन को देखते हैं थोड़ा। ट्रोपोनिन, जो ट्रोपोनिन है, मायोसिन का स्ट्रक्चर हो गया। ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन के बारे में पढ़ रहे थे, तो ट्रोपोनिन के बारे में बस लास्ट में ये याद रखना कि इसकी तीन सब यूनिट्स होती हैं। ट्रोपोनिन की तीन सब यूनिट्स होती है, ठीक है, ट्रोपोनिन की तीन सब यूनिट्स होती है। पहली सब यूनिट जो ट्रोपोनिन की है उसको बोलते हैं ट्रोपोनिन आई, विच इज द ट्रोपोनिन इनहिबिटरी साइट। आई का मतलब है इनहिबिटरी साइट, प्रोसेस को रोकने वाली साइट, ठीक है। एक ऐसी ही होती है ट्रोपोनिन टी, ठीक है, यानी कि ट्रोपोनिन, जिससे ट्रोपोनिन की वो साइट जिससे वो ट्रोपोमायोसिन से जुड़ा होता है, टी फॉर ट्रोपोमायोसिन, टी फॉर ट्रोपोमायोसिन साइट। इसके पास तीन साइट है, एक है इनहिबिटरी साइट, एक है ट्रोपोनिन साइट, ट्रोपोमायोसिन साइट, और एक है ट्रोपोनिन सी।
यानी कि सी फॉर कैल्शियम बाइंडिंग साइट। कैल्शियम कौन स्टोर करता है स्केलेटल मसल में या मसल फाइबर में? कैल्शियम कौन स्टोर करता है, अगर किसी ने पढ़ा है लास्ट क्लास वाला? साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वेरी गुड। ठीक है, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम स्टोर करता है, और ट्रोपोनिन सी के पास कैल्शियम बाइंडिंग साइट है। इनका कुछ रिलेशन बनेगा, आगे देखेंगे जब हम पढ़ेंगे क्रॉस ब्रिज साइकिल। ठीक है, तो अब देखो, अभी हम बात कर रहे थे इतनी। चलो मायोसिन का स्ट्रक्चर पता, मायोसिन का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो मायोसिन के स्ट्रक्चर में कहता है कि ये थिक फिलामेंट है, थिक थिक फिलामेंट है। अब जिस तरह से एफ एक्टिन इज द पॉलीमर, पॉलीमर ऑफ ग्लोबुलर एक्टिन। और ग्लोबुलर एक्टिन यानी कि क्या हुआ, जी एक्टिन क्या हुआ, इसका मतलब ये मोनोमर हुआ कि नहीं? ग्लोबुलर एक्टिन क्या है यहाँ पर, मोनोमर है? अरे बोलो, है ना? यस भैया। तो इसी तरह से जो मायोसिन है, इसी तरह से मायोसिन जो है वो क्या है, पॉलीमराइज्ड प्रोटीन है। मायोसिन क्या है, पॉलीमराइज्ड प्रोटीन है। अच्छा, अगर पॉलीमराइज्ड प्रोटीन है, अगर ये पॉलीमर है, अगर ये पॉलीमर है, तो इसका कोई ना कोई क्या होना चाहिए, मोनोमर होना चाहिए। तो इसका मायोसिन का जो मोनोमर होता है उसको बोलते हैं मेरो मायोसिन, इसको बोलते हैं मेरो मायोसिन। ठीक, मेरो मायोसिन। ठीक है, हर मेरो मायोसिन के दो पार्ट होते हैं, हर मेरो मायोसिन के दो पार्ट होते हैं। ठीक, ये आपको दिख रहा है, ये मायोसिन का मोनोमर दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, एनसीईआरटी क्या लिखता है ये, आप देखो, ये स्ट्रक्चर हम लोग गलत समझते आए हैं। ये स्ट्रक्चर मायोसिन का नहीं है, ये मायोसिन के मोनोमर का है, यानी कि मैरोमायोसिन का है। ये ध्यान दिया है आपने? दिस इज नॉट द स्ट्रक्चर ऑफ मायोसिन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मैरोमायोसिन, जस्ट मैरोमायोसिन। तो ये मोनोमर का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं हम, पॉलीमर का नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, समझ आया, याद रखोगे ये बात? यस सर। हाँ, तो ये जो मैरोमायोसिन है, ये जो मैरोमायोसिन है इसके, ये जो मैरोमायोसिन है इसके दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। इस मैरोमायोसिन के दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक पार्ट को बोलते हो ग्लोब्यूलर हेड, ग्लोब्यूलर हेड, जिसके साथ में एक शॉर्ट आर्म भी आती है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसका टेल। ठीक है, टेल। अच्छा, ये जो ग्लोबुलर हेड वाला और जिसमें शॉर्ट आर्म है, इसको बोलते हैं HMM। HMM मतलब हैवी मैरो मायोसिन, हैवी मैरोमायोसिन। ठीक है, हैवी मैरोमायोसिन, हैवी ड्राइवर। इसको क्या बोलते हैं, टेल को, टेल को बोलते हैं LMM, यानी कि लाइट मैरो मायोसिन, लाइट मैरो मायोसिन। ये ध्यान रखना, हैवी मैरो मायोसिन और लाइट मैरो मायोसिन। ठीक, ये जो ग्लोबुलर हेड है, ठीक है, ठीक, ये जो ग्लोबुलर हेड है, इसके पास दो साइट होती है। ठीक है, इसके पास दो साइट होती है। हेड हैज, ये जो हेड है, हेड हैज एक्टिव ATPase एंजाइम। इसके पास पहली बात तो ATPase एंजाइम होता है, और दूसरी बात कि इसके पास
एक्टिन बाइंडिंग साइट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्टिन बाइंडिंग साइट होता है प्रेजेंट इसके पास। एक तो एक तो क्या प्रेजेंट है इसके पास, एक्टिव एटीपी एस एंजाइम प्रेजेंट है, दूसरा एटीपी बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है, और तीसरा तीसरी चीज, इसी के पास इसी के पास एटीपी बाइंडिंग साइट भी है। दो साइट तो है ही। साइट कितने हैं इसके पास, तो दो साइट है। एक साइट जहां पर एटीपी बाइंड कर सकता है, एक साइट जहां पर एक्टिन बाइंड कर सकता है। और क्या है इसके पास, एटीपीएज एंजाइम भी है जो कि एक्टिव स्टेट में प्रेजेंट है। क्या इतना क्लियर हुआ हमें एक्टिन और मायोसिन का स्ट्रक्चर? हुआ या नहीं हुआ, जल्दी बताओ। हो गया क्लियर भैया। हो गया ना, क्लियर हुआ? तो भैया हमने एक अभी, बार रिपीट करना, यही आवाज कट रही थी मेरी। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि एक्टिन विच इज द थिन फिलामेंट, मायोसिन विच इज द थिक फिलामेंट। ठीक है, ये जो थिक थिन फिलामेंट है विच इज एक्टिन, वो दो एफ एक्टिन से मिलकर बना है, दो एफ एक्टिन से मिलकर बना है। और ये जो एफ एक्टिन है ये खुद में एक पॉलीमर है जो कि बहुत सारे मोनोमर से मिलकर बना है। और यहाँ पर मोनोमर कौन है, जी एक्टिन। जी एक्टिन का मतलब है ग्लोबुलर एक्टिन। ग्लोबुलर एक्टिन यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ग्लोबुलर एक्टिन, ठीक है। ग्लोबुलर एक्टिन जो कि जी एक्टिन मोनोमर है, ठीक। उस और यहाँ पर क्या है, जिस तरह से दो एफ एक्टिन फिलामेंटस एक्टिन है, उसी तरह से यहाँ पर दो फिलामेंट्स और हैं दूसरे प्रोटीन के। और उस दूसरे प्रोटीन का क्या नाम है, ट्रोपोमायोसिन। समझ आया, ट्रोपोमायोसिन। और इसी ट्रोपोमायोसिन पर एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन भी प्रेजेंट है जिसको ट्रोपोनिन बोल रहे हैं। लेकिन ये ट्रोपोनिन हमेशा किस स्टेट पर मिलेगा आपको, रेस्टिंग। जब ये एक्टिन अभी सुस्ता रहा होगा, आराम कर रहा होगा, कोई भी किसी भी तरह का क्या बोलते हैं उसको, कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर रहा होगा, काम नहीं कर रहा होगा, तब तब आप देखेंगे कि ट्रोपोनिन प्रेजेंट होगा, ठीक है, इस एक्टिन पर। लेकिन लेकिन जब, अभी मैं बता देता हूँ, ठीक है, जब ये कॉन्ट्रैक्शन करेगी एक्टिन, जब एक्टिन कॉन्ट्रैक्शन करेगी, तो ट्रोपोनिन के पास, जैसा हमने पढ़ा, एक साइट होती है जिसको बोलते हैं ट्रोपोनिन सी, यानी कि कैल्शियम बाइंडिंग साइट। वहां पर कैल्शियम बाइंड कर जाएगा, और कैल्शियम जैसे ही ट्रोपोनिन पर बाइंड कर जाएगा, ये कवरिंग हट जाएगी, एंड एक्टिन बाइंडिंग साइट ओपन हो जाएगी, मायोसिन से इजीली एक्टिन बाइंड कर सकता है। तो पढ़ेंगे उसके बारे में और थोड़ा सा, अभी बस इतना ध्यान रखो कि इस ट्रोपोनिन के पास तीन सब यूनिट होते हैं, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन सी। आई का मतलब होता है इनहिबिटरी साइट, टी का मतलब होता है ट्रोपोमायोसिन साइट, और सी का मतलब है कैल्शियम बाइंडिंग साइट। मतलब इनहिबिटरी साइट जो कि रोक रहा है, ठीक है, रोक रहा है मतलब जो एक्टिन को मायोसिन से बाइंड नहीं करने दे रहा, विच इज द इनहिबिटरी साइट। एक साइड उसके ठीक नीचे है जिसको बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन साइट, यानी कि ट्रोपोनिन जिससे ट्रोपोमायोसिन से अटैच है। अब देखो, सुनो, यहाँ से इस एक्टिन को मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ ये साइट है। यहाँ पर इसके पास एक साइट है, तीन सब यूनिट है ना, यहाँ पे तीन दिख भी रहे हैं आपको। देखो मान लो ये साइट है, ये साइट है जिस इनहिबिटरी साइट, यानी कि यहाँ से यहाँ से इस एक्टिन को मायोसिन से जुड़ना था, लेकिन यहाँ पर इनहिबिटरी साइट है, यहाँ पर इनहिबिटरी साइट है, यहाँ पर इनहिबिटरी साइट है ट्रोपोनिन की। तो क्या मायोसिन इस एक्टिन से जुड़ पाएगा? क्या ट्रोपोनिन इस क्या ट्रोपोनिन सॉरी, क्या एक्टिन ये इस मायोसिन से जुड़ पाएगा जब यहाँ पर इनहिबिटरी साइट है, तो ट्रोपोनिन आई है तो? बताओ, अरे बोलो। नहीं जुड़ेगा। नहीं जुड़ पाएगा ट्रोपोनिन। सही है। ट्रोपोनिन आई साइट है, रुक जाओ अभी, ठीक है, एक्टिन। अब फिर बोल रहा है ट्रोपोनिन टी है यहाँ पर। अगर ट्रोपोनिन टी कहाँ पर है, तो ट्रोपोनिन टी ये वाला ट्रोपोनिन टी, दिस इज द ट्रोपोनिन टी। क्यों? क्योंकि ये वाला जो ट्रोपोनिन है, ये वाला जो सब यूनिट है, ये इस ट्रोपोमायोसिन से जुड़ा हुआ है। अब समझ आया ट्रोपोनिन टी कौन सा है ना? लेकिन अब मुझे बताओ सी कौन सा होगा? सी में भी ये होगा, ट्रोपोनिन सी। क्यों? क्यों होगा ये ट्रोपोनिन सी? ये इसलिए ट्रोपोनिन सी होगा क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम बाइंड करेगा, और जैसे ही कैल्शियम बाइंड करेगा, आप देखोगे इसकी आई वाली साइड अफेक्ट हो जाएगी, और इनहिबिटरी साइड हट जाएगी, सी वाली साइड आ जाएगी, एंड इजीली ये बाइंड कर जाएगा किससे,
जब सी लगा होगा ना, जब यहाँ कैल्शियम लगा हुआ होगा, तब इजिली कौन बाइंड कर सकता है? ये एक्टिन मायोसिन से बाइंड कर सकता है। लेकिन जब तक कैल्शियम यहाँ पर नहीं था, तो इनहिबिटरी साइट काम करता है यहाँ पर, और इनहिबिटरी साइट इस एक्टिन को मायोसिन से बाइंड नहीं करने देता। जब एक्टिन मायोसिन से बाइंड करता है तो कॉन्ट्रैक्शन होती है, जब एक्टिन मायोसिन से बाइंड नहीं करता तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती है। ठीक है, दैट इज दिस स्केलेटल मसल इज एट द रेस्टिंग स्टेट। क्या इतनी बात समझ आई सभी को? जल्दी से बताओ। हेलो? हाँ भैया। बाकी सब सो रहे हैं? कहाँ हो तुम लोग? हाँ हाँ भैया। भैया। मैं समझ आ आंसर क्यों नहीं करते हो? ठीक है, समझ आया? क्लियर हुआ इतना? अब पूछो, कीर्ति क्या पूछ रही थी? भैया बाइंड होता है क्यों नहीं है, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। इनहिबिटरी साइट है ना बेटा। मतलब वो तो समझ आ गया, हाँ इनहिबिटरी साइट है, बट है ही क्यों, मतलब क्यों बाइंड नहीं होने दे रहा? बाइंड होना तो चाहिए ना एक जब बात चाहिए। बता, हमारी मसल अगर बाइंड करेगी तो इसका मतलब ये है कि हमारी मसल तो हमेशा कॉन्ट्रैक्शन स्टेट में रहेगी। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन बोथ अकर, ठीक है, एंड दीज बोथ प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट। जब तक कॉन्ट्रैक्शन जब जब तक हम कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं करेंगे, क्या मसल का मूवमेंट होगा? नहीं। तो मसल ऐसा थोड़ी है कि आपकी बॉडी की हर मसल हमेशा मूवमेंट कर रही है क्या? ये कभी रेस्टिंग स्टेट पे भी है? होती है रेस्टिंग स्टेट पे। अभी है ना रेस्टिंग स्टेट पे, आपके पैर हाँ। बैठे हुए हो ना आराम से, है ना? हम्म। तो फिर जब रेस्टिंग स्टेट पर है, तब रेस्टिंग स्टेट पर है मतलब स्केलेटल मसल कोई काम नहीं कर रही है। अब आप मान लो, आपका सवाल ये है कि सारी मसल रेस्टिंग स्टेट पे क्यों होती है, उसको तो मूव करते रहना चाहिए, तो हमेशा दौड़ते रहोगे तो नहीं। फिर, तो इसीलिए रेस्टिंग स्टेट पर रहता है। तो जब तक अच्छा। ये जब तक ये एक्टिन मैं चाहता हूं ना कि रेस्टिंग स्टेट पर भी रहे, तो जब एक्टिन मायोसिन से बाइंड नहीं करेगा तब वो रेस्टिंग स्टेट पर रहेगा। समझ आया? जब बाइंड करेगा तब वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा। आ गया समझ। ठीक है? और कोई सवाल? और कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो आज यहीं तक पढ़ा हम लोगों ने। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और पूरा टॉपिक अब मैं बता रहा हूं तुमको, आज जितना भी हम लोगों ने पढ़ा ना, थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट, सार्कोमेयर, एक्टिन, मायोसिन, इसका एक एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर कल वाली क्लास में एज इट इज इम्प्लीमेंट होगा। अभी तक मैंने फिजियोलॉजी पे नहीं गया हूँ, अभी तक इनकी एनाटॉमी ही चल रही है, सार्कोमेयर की एनाटॉमी चल रही है, स्ट्रक्चर चल रहा है। कल आएगी फिजियोलॉजी, कल समझ आएगा कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी एक्चुअल में होती क्या है, किस तरह से क्रॉस ब्रिज बनता है। लेकिन उस सब के लिए आपको जरूरी ये है कि इसको कम से कम 1 घंटा याद करके आना। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? आपके समझ दिमाग गई। में होना चाहिए कि कौन सा चीज कहाँ पर है, क्या नहीं, क्या है। स्केलेटल मसल से पूरा पढ़ के आना है इसको। समझ आ रहा है? क्लियर इतना? हेलो? हाँ भैया। हम्म। हाँ ठीक है। गुनगुन, भव्या, सानिका, हाँ स्विच, भैया। पढ़ यस के सर। आना इसको। ठीक है, चलो, बाकी मिलते हैं कल। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे सर। राधे राधे।